चलिए आज हम लोग इस टॉपिक में जो हम लोग ज्योग्राफी वाले पार्ट को कवर कर रहे थे सामाजिक विज्ञान क्लास 6 के, उसमें से जितने भी नोट्स था प्लस क्वेश्चन आंसर था हम लोग कवर कर चुके थे। ठीक, अब मैं जो बताऊंगा इससे मतलब ये होगा कि आपको एनसीईआरटी में ये नहीं मिलेंगे। ये एनसीईआरटी से हट के होगा, लेकिन टॉपिक वही रहेगा। उसके बात करें तो उससे एडवांस होगा, मतलब कि अच्छा लगेगा कि सर वो करने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन अच्छा होगा, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी में बहुत सारे बात को छोड़ दिए गए जो हमको डीलिंग करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको दिख रहा होगा। हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए तो कवर करेंगे। शुरुआत बात करें, इसमें बड़ा इजी क्वेश्चन लिखा है कि सौरमंडल का निर्माण कब हुआ। तो अब याद रखिएगा 4.6 बिलियन ईयर में हुआ था। इसमें कि सौरमंडल का निर्माण कब हुआ, तो 4.6 बिलियन ईयर में। ठीक, आगे बात करें, देखिए 14 से 15 अगस्त 2006, जब प्राग क्या है, चेक गणराज्य की राजधानी है। ठीक, ये चेक गणराज्य का राजधानी है। ठीक, प्राग में क्या हुआ था, प्राग में एक सम्मेलन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जिसको IAAU बोलते हैं। ठीक, वहाँ पे जब 26वीं याद रखिएगा 26वीं जब सम्मेलन हुआ कि बैठक में हुआ, तो प्लूटो जो ग्रह था, प्लूटो को पहले ग्रह 9 का दर्जा दिया था। प्लूटो को पहले तभी 9 ग्रह था, उसको हटा के अब क्या कर दिया गया, उसको बोना ग्रह कर दिया गया था। मतलब क्या था, पहले वो ग्रह था और उसका हटा के बोना ग्रह। इसमें ऐसे क्वेश्चन आएगा कि प्लूटो को कब बोना का दर्जा दिया गया। तो वो दिया गया 2006 में। कहाँ हुआ था सम्मेलन, वह चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में हुआ था। कब हुआ था, तो 15 से 16 अगस्त 2006 में। याद रख लेगा, ये सब क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। ठीक है, बोनाग्रह कर दिए। क्वेश्चन अक्सर यहाँ बोनाग्रह क्वेश्चन आते हैं कि बोनाग्रह कौन कौन होता है। तो बोनाग्रह कौन कौन होगा देख लीजिएगा। एक प्लूटो हो गया, एक सीरियस पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे 2003, एक पढ़ेंगे 2003, उसके बाद 313 ऐसे में पढ़ेंगे। ये वाला ऐसे बहुत सारे आएंगे 2003। ये बोनाग्रह आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये था कि आखिर जो प्लूटो था उसको पहले जब ग्रह का दर्जा दिया, फिर ग्रह का दर्जा से फिर क्यों हटाया गया। कारण ये था, आखिर हटाने का 3 कारण था। पहला कारण था कि पहली बात, जो ग्रह होता है, आखिर ग्रह का जो कंडीशन है कि जो ग्रह होगा वह सूर्य की परिक्रमा करेगा। ठीक, तो जो प्लूटो था वह सूर्य की परिक्रमा कर रहा था, ये सही था। उसके बाद बोला कि जो भी ग्रह होता है उसकी अपनी स्वयं की गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए, मतलब कि जितने भी जो ग्रह होता है उसके गुरुत्वाकर्षण बल होना ही चाहिए। ठीक, जिस तरह से पृथ्वी का अपना है उसी तरह से बोला कि, और तीसरा जो था कि अपनी परिक्रमा के दौरान निकट की किसी भी अन्य ग्रहों की कक्षा को ना काटे। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए किसी की कक्षा है, तो मान लीजिए अगर मान लीजिए अर्थ घूम रहा है, तो वो अपना एक ऑर्बिट कक्षा में घूमते जाएगा, ना कि वो घूमते घूमते किसी और को काटना शुरू कर दे। तो प्लूटो जो था ये 2 ग्रह को सेटिस्फाई कर रहा था। ठीक, लेकिन जो थर्ड राउंड का जो ये था कि वो जब किसी का जो चक्कर, अगर एक्सिस में किसी का चक्कर लगा रहा है, तो वह सिर्फ बोला कि अपना ही अक्ष में, मतलब कि ऑर्बिट में घूमे, बाकी अदर का ऑर्बिट को ना कट करे। लेकिन इसने क्या किया, इसने काटना शुरू कर देता है। मतलब कि वो अपनी परिक्रमा के दौरान निकट के ग्रहों के कक्षा को ना काटे, मतलब कि वो दूसरे के कक्षाओं को काटने लगता है, जिसके कारण वो ग्रह के दर्जा से उसको हटा दिया गया। तब उसको बोना ग्रह कहा गया। याद रख लेगा। ठीक, ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जिसको बोलते हैं पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह मतलब जिसको बोलते हैं जो ठोस से बना है, मतलब इसका जमीन जो है ठोस है। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ये पार्थिव ग्रह कौन कौन है, तो इसमें से 4 आपको मिलेगा, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और पृथ्वी। यार लिखा क्या लिखा, क्या बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी। यार लिखा, इसको पार्थिव ग्रह करते हैं। पार्थिव ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ठोस से बना हुआ। यार बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्थिव ग्रह क्यों किया कि ठोस से। कौन कौन है, बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी। आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से दूसरा आएगा गैसीय ग्रह। अक्सर ये नहीं पूछते हैं, अक्सर ये एग्जाम में आते हैं, फिर पढ़ लीजिएगा। गैसीय ग्रह कौन है, उसमें से ये गैसीय ग्रह कौन है, ये सब जितने भी जो गैसीय ग्रह है, क्यों, क्योंकि ये गैसों से बना हुआ, जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। याद रख लीजिए। ठीक, बोले कि ये गैसों से बना हुआ है, क्यों, क्योंकि और पहली बात इन सब का आकार भी थोड़ा छोटा है और इन सब का आकार बहुत बड़ा है। मतलब कि इनके बड़े आकार होने के कारण इन्हें जोवियन ग्रह कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन अक्सर आएगा कि जोवियन ग्रह किसे कहा जाता है, तो जो गैसों से जो बने हुए उन्हें जोवियन ग्रह कहा जाता है। देखिए बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। याद रखिएगा, आपको दिख रहा है जोवियन ग्रह। हाँ ठीक, ये बहुत बड़े आकार के होते हैं, जिसके कारण इन्हें जोवियन ग्रह कहा जाता है। याद रखिएगा। चलिए आगे शुरू करते हैं। आगे बात करें, देखिए हम लोग अभी जोवियन ग्रह पढ़े। जोवियन ग्रह मतलब वो गैसों का निर्माण ही होता है और वो बहुत अधिक मात्रा में होता है। लेकिन उसमें से हम लोग देखें जितने भी जोवियन ग्रह टोटल 4 था, गैसीय ग्रह। मैं दिखाता हूँ, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये था ना। ठीक, इसमें सबसे बड़ा आपको भी लग रहा होगा, पूरा सौरमंडल सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह है। इसीलिए अगर स्पेशल पूछे आपसे कि जोवियन का अर्थ कौन होता है, तो वो बृहस्पति के समान होता है। जोवियन मतलब बात करें, जोवियन सबसे बड़ा है, इसलिए जोवियन का अर्थ बृहस्पति को बोला गया। आगे बोले कि सभी हम लोग जानते हैं कि सभी 8 ग्रह में पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक होता है। ये बहुत क्वेश्चन ये यूपीएससी में अभी तक आ चुके हैं कि किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक होता है, तो वो होगा पृथ्वी का। मतलब कि वो पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक होगा। अब घनत्व अधिक होगा तो कितना अधिक होगा, तो वो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होगा। ये पृथ्वी का घनत्व होगा। ध्यान दीजिएगा। उसी तरह से देखिए टोटल 8 ग्रह है, सबका घनत्व लिखा हुआ है। अब देख लीजिएगा, जैसे बुध की बात करें तो 5.4 लिखा हुआ है। ये सब ऐसे है, मतलब कि ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है।
बुध का 5.4 है, शुक्र का 5.2 है, उसका मंगल का 3.9 है, बृहस्पति का 1.3 है, तो शनि का 0.7 है, अरुण का मतलब 1.3 है और वरुण का 1.6 है। इसमें बस इन्फॉर्मेशन है कि शनि का सबसे कम, हाँ, और मतलब कि पृथ्वी का सबसे अधिक। हाँ, अगर क्वेश्चन आएगा कि किस ग्रह का घन सबसे अधिक होता है, वो पृथ्वी का सबसे कम होता है, तो वो शनि का, याद रखिएगा। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, लेकिन फिर बढ़ा देता हूँ। आकार के अनुसार, हाँ, आकार के अनुसार, हाँ, कि ग्रह कौन सा है, आकार मतलब कि कौन कितना बड़ा है, तो बड़ा कौन है, सबसे बड़ा बृहस्पति मिलेगा आपको, हाँ, उसके बाद फिर शनि मिलेगा, उसके बाद अरुण, वरुण, हाँ, बस पृथ्वी देखिएगा, हाँ, ये 5वां नंबर का ग्रह है। क्या है, आकार में पृथ्वी जो 5वां नंबर का ग्रह है। ये अक्सर क्वेश्चन बन चुके हैं कि आकार के अनुसार पृथ्वी 5वां नंबर का ग्रह है, शुक्र 6ठा हो गया, हाँ, ये 7वां हो गया, ये 8वां हो गया, हाँ, ठीक है, आकार के अनुसार। हाँ, तो याद रखिएगा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, हाँ, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको शो कर रही है, ठीक। तो बस इसमें लगे कि पृथ्वी कितने आकार में पृथ्वी 5वां नंबर का सबसे बड़ा ग्रह। आकार पढ़ लिए, अब पढ़ते थोड़ा द्रव्यमान कर। हाँ, देखिए आकार और द्रव्यमान खास अंतर नहीं मिलेगा, ये भी कहीं मास को ही रिप्रेजेंट करता है। देखिए अब देख लेते कौन कौन द्रव्यमान कर, उसमें भी सबसे पहले बृहस्पति आएगा, शनि आएगा, अरुण, वरुण, हाँ, द्रव्यमान में बोलेगा तो द्रव्यमान में भी जो पृथ्वी है वो 5 नंबर में आता है, 5वां नंबर में आता है, याद रखिएगा ये शुक्र, मंगल और बुध। हाँ, आगे अब दूरी के अनुसार, दूरी के अनुसार बात करें, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। दूरी के अनुसार होगा सबसे पहला दूरी मतलब कि सन के अनुसार, ये सन के अनुसार है, सन में सबसे करीब देखें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी। पृथ्वी देखिए दूरी के अनुसार पृथ्वी जो है वो 3 नंबर में आता है, कितना आता है, वो 3 नंबर में, याद रहेगा, मतलब 3 राउंड में आता है। फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, याद रहेगा, ये टोटल दूरी के अनुसार कर था, ये दूरी के अनुसार शो कर रहा है, ठीक। आगे देखते हैं। हाँ, अब थोड़ा हम लोग, हाँ, ग्रहों से रिलेटेड कुछ बात करते हैं। बात करें देखो ग्रहों में क्या लिखा है, ग्रहों में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल बृहस्पति का है। अगर बात करें गुरुत्वाकर्षण बल जो है, क्योंकि किसी भी ग्रह का एक कंडीशन भी है कि उस ग्रह में गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए। हाँ, तो बोला कि गुरुत्वाकर्षण बल है, तो आखिर किस ग्रह में सबसे अधिक है, तो वो होगा आपको बृहस्पति में। कितना है, तो 23.1 मीटर स्क्वायर है, इतना याद रखिएगा। अब बात करते हैं जो बृहस्पति है उसमें कौन कौन गैसों, हाँ, कौन कौन गैसेस हैं, लेकिन याद रहेगा इसमें लिखा कि हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन गैसें बृहस्पति, शनि, मंगल ग्रह में भी है। मतलब बात करें जैसे बृहस्पति देखा, इसमें सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल है, बात करें तो इसमें आखिर कौन कौन सा गैस है उसमें, हाँ, तो दिख रहा है इसमें से, देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और, हाँ, मीथेन, हाँ, ये सब हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, ये सब गैस आपको बृहस्पति में मिलेंगे, शनि, मंगल, ये सब ग्रहों में भी आपको क्या मिलेंगे, ये सब गैसों का मिल जाएगा, मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन। आगे ये बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है, ये खूब पूछे एग्जाम में। बोले कि गोल्डी लॉक्स जोन को क्या लिखा है, आवासीय क्षेत्र कहा जाता है। जब भी आपको गोल्डी लॉक्स जोन आएगा, आवासीय मतलब कि देखिए गोल्डी लॉक्स जोन मतलब ये है कि जहाँ पे कोई भी इंसान मतलब मनुष्य निवास करता है, मतलब ये गोल्डी लॉक्स जोन क्या है, जहाँ यहाँ लिखा आवासीय क्षेत्र, मतलब कहीं न कहीं जो व्यक्ति जहाँ रहता है उसको आवास बोला जाता है। तो गोल्डी लॉक्स जोन क्या है, को हम लोग आवासीय क्षेत्र भी कहा जाता है। क्यों, बोले कि हमारे सौरमंडल में पृथ्वी एकमात्र गोल्डी लॉक्स जोन वाला ग्रह है। क्वेश्चन आएगा कि कौन ऐसा ग्रह है जो गोल्डी लॉक्स जोन को रिप्रेजेंट करता है, तो वह होगा पृथ्वी। क्यों, कि गोल्डी लॉक्स जोन का मतलब ही होता है कि वहाँ पे मतलब कोई भी जीव जो सर्वाइव कर रहा है, तो उसमें से सिर्फ पृथ्वी ऐसा है जो वहाँ पे जीव सर्वाइव कर रहे हैं। आगे बल्कि देखो सूर्य का वह भाग जो हमें दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। देखो हम लोग जो सूर्य को देखते हैं, हाँ, वो जो हमको जो चमक रहा है उसे हम लोग प्रकाश मंडल कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक। बल्कि सूर्य का आकार पृथ्वी से लगभग 109 गुना है। हम लोग पढ़े थे कि जो सूर्य का आकार है वो काफ़ी बड़े होते हैं, वो कितना बड़ा, वो पृथ्वी से लगभग 109 गुना है, ठीक। बल्कि सूर्य के सतह का तापमान, अगर सतह की तापमान की बात करें, नासा के अनुसार लगभग देखिए 5500 डिग्री सेल्सियस है, ये नासा के अनुसार है, ठीक। लेकिन अगर आप अप्रोक्स ऐसे बात करें तो लगभग 6000 तक आपको मिल जाएंगे। आगे अब थोड़ा आते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। हाँ, सूर्य ग्रहण, देखिए सूर्य ग्रहण में बस अब 2 पॉइंट पड़ेगा। देखो जब भी सूर्य ग्रहण बोलेगा, तो सूर्य ग्रहण में ये पृथ्वी, हाँ, बात करें ये पृथ्वी और चंद्रमा, ये दोनों का ही मूवमेंट से अलग अलग होता है। मतलब कि देखिए जब ये सूर्य ग्रहण बोलेगा तो चंद्रमा भाग जाएगा, हाँ, और जब चंद्र ग्रहण बोलेगा तो चंद्रमा आ जाएगा। हाँ, देखिए, हाँ, नाम में कुछ चंद्रमा आएगा। हाँ, देखिए सूर्य ग्रहण में कौन भागा, चंद्रमा। हाँ, तो सूर्य ग्रहण ऐसे के सूर्य ग्रहण में क्या होगा, पृथ्वी, हाँ, और पृथ्वी और सूर्य, हाँ, मतलब कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आएगा, तो चंद्रमा आएगा। हाँ, मतलब देखिए सूर्य ग्रहण में कौन, मतलब कि पृथ्वी और सूर्य होगा ही, चंद्रमा घुस जाएगा। तो बोला कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा तो वह सूर्य ग्रहण होगा, यार रहेगा। मैं ये लिख दिया हूँ कि बीच में आ जाता है, इसे जब यहाँ बीच में आ जाएगा तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुँचता। हाँ, और यह स्थिति केवल न्यू मून के दिन, मतलब क्वेश्चन आएगा कि सूर्य ग्रहण कब होता है, ये वर्ड बढ़िया से पड़ेगा, अमावस्या। क्या होता है, अमावस्या। हिंदी में थोड़ा ध्यान दीजिएगा,
देखिए अमावस्या या इसको बोलते हैं प्रतिपदा। हाँ, प्रतिपदा। लेकिन हम बोले अब इंग्लिश वाला ही वर्ड याद रखिए, आपके लिए बेटर होगा। हाँ, क्योंकि हिंदी में बहुत उल्टा उल्टा क्वेश्चन आते हैं। हाँ, तो सूर्य ग्रहण जो भी पूछेगा तो बोलेगा न्यू मून डे, मतलब कि न्यू मून डे। हाँ, अमावस्या के दिन क्या होता है, सूर्य ग्रहण लगता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोलर इलिप्स, याद रखिएगा, ये धमाकेदार क्वेश्चन है। हाँ, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन, इंग्लिश में बोलेंगे न्यू मून डे। आगे चलिए, मेरा एक नोट्स खत्म हो चुका है, अब मैं दूसरा नोट्स को कवर करता हूँ। हम लोग सूर्य ग्रहण ही पढ़ रहे थे। हाँ, सूर्य ग्रहण में अब हम लोग पढ़ते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण। हाँ, मतलब कि पूर्ण सूर्य ग्रहण। ठीक, देखिए पूर्ण सूर्य ग्रहण पृथ्वी के सभी भागों पर एक साथ दिखाई नहीं देता है तथा यह केवल सीमित क्षेत्रों को, मतलब कि देखिए जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा तो हर जगह थोड़ी दिखाई देगा, कहीं कहीं भी दिखाई देगा, क्योंकि पृथ्वी पता बहुत बड़ा है। हाँ, दिखाई देता क्यों, बल्कि सूर्य का वह भाग, हाँ सूर्य का वह बाहरी भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय हमें दिखाई देता है उसे हम लोग कोरोना कहते हैं। मतलब कि ऐसा हो गया तो थोड़ा थोड़ा पार्ट हमको दिखता है, मतलब जब ये पूरा काला हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा पार्ट मतलब कि चमकता हुआ नजर आता है, तो उसे कोरोना बोलते हैं। मतलब कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उस समय जो चमकता हुआ जो भाग हमको नजर आता है तो उसे कोरोना बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक, अब इसी को आगे जाकर बोलेंगे तो डायमंड रिंग। हाँ, डायमंड रिंग की जो घटना होती है यह पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही होती है, मतलब डायमंड रिंग की घटना जो होती है वह पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही होती है। हाँ, और ये केवल 8 मिनट तक ही रहता है, मतलब कि सूर्य ग्रहण जो होता है वो 8 मिनट से अधिक नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन बनेगा कि सूर्य ग्रहण कितने मिनट से अधिक नहीं रह सकता। अब कुछ एक वर्ड है, हाँ ऑरोरा बोरियालिस। हाँ, क्या लेगा, अरोरा बोरियालिस। हाँ, ऑरोरा बोरियालिस, और एक है अरोरा ऑस्ट्रेलिस। हाँ, देखिए, हाँ तो ऑस्ट्रेलिया तो पकड़ लेगा। देखिए मैं इस तरह मैप बना देता हूँ, ये पूरब, ये पश्चिम। हाँ, ये पूर्व पश्चिम। हाँ, ये उत्तर, आपको देखा, ये दक्षिण। हाँ, देखिए आपको पता है ये मैप, अगर मैं इस तरह से मैप बना तो आपको दक्षिण में ही ऑस्ट्रेलिया दिखेगा। हाँ, तो अभी इसको टेंशन मत लीजिएगा। तो ऑस्ट्रेलिया बोला किधर है, तो दक्षिण में। हाँ, तो अरोरा ऑस्ट्रेलियालिस अगर पूछेगा, हाँ अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहाँ है, तो वह दक्षिण ध्रुव में होगा। और लेकिन अक्सर ये बोरियोलिस एग्जाम में आते हैं, तो अरोरा बोरियोलिस कहाँ है, तो वह उत्तरी ध्रुव को रिप्रेजेंट करेगा। सुना, उत्तरी ध्रुव को, और अरोरा ऑस्ट्रेलिस दक्षिणी ध्रुव को रिप्रेजेंट करेंगे, याद रख लीजिएगा। आगे बल्कि अब आगे क्वेश्चन है, बल्कि पृथ्वी जो है 3 जनवरी को सूर्य से निकटतम दूरी पर होता है। मतलब कि जो अगर बात करें यहाँ सन है और यहाँ पृथ्वी है तो 3 जनवरी को सबसे उसका न्यूनतम दूरी होगा। ठीक, और इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीहेलियन बोलेंगे। इस वर्ड एग्जाम में आज 50 बार आ चुका होगा, याद रख लिया कि पेरीहेलियन क्या होता है। पेरीहेलियन मतलब कि सबसे नज़दीक होना, मतलब इसको हिंदी में उपसोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपसोर। ये घटना कब होती है, ये 3 जनवरी को होता है। अक्सर यही पूछता है कि उपसोर की घटना कब होती है, तो वो 3 जनवरी की होती है। और बोला कि इसका मतलब क्या होता है, इसमें ये होता है कि सूर्य और पृथ्वी के दूरी जो है कम हो जाती है। और इस घटना को इंग्लिश में पेरीहेलियन, क्योंकि इंग्लिश में हिंदी में ही पेरीहेलियन लिख देता है, इसे तो बढ़िया से पड़ेगा। पेरीहेलियन की घटना 3 जनवरी को ही होती है। इसमें क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी घट जाती है। आगे बात करें, अब 4 जुलाई को सूर्य से अधिकतम दूरी, पहले तो 3 जनवरी को दूरी घट रहा था, अब दूरी बढ़ जाएगा। दूरी कब बढ़ेगा, तो वो 4 जुलाई को। तो 4 जुलाई को जो दूरी होगा सूर्य और पृथ्वी के बीच में, हाँ वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। हाँ, और इस घटना को हम लोग बोलेंगे अपहेलियन। क्या बोले, अप का मतलब कि कोई चीज़ ऊपर उठता है। हाँ, तो इसलिए अपहेलियन मतलब कि जो दूरी होगा वो बढ़ जाएगा। इसको हिंदी में अपसोर बोलेंगे। देखिए हिंदी मत पढ़िएगा, हिंदी बहुत कन्फ्यूजन करेगा। हाँ, पेरीहेलियन मतलब कि जो दूरी होगा कम हो जाना, अपहेलियन मतलब कि दूरी बढ़ जाना। हाँ, ये होगा इंपॉर्टेंट, अब समझ गए होंगे। लेकिन अब याद रख लीजिएगा आपको मन। चलिए आगे मैं पढ़ाता हूँ। चलिए अब आते हैं थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक है खगोलीय इकाई। हाँ, ये अब फिजिक्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा, साइंस जब पढ़ाऊंगा तो। हाँ, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हाँ हाँ, तो इस बात करें, ये किसका मात्रक है, ये लंबाई का यूनिट है। क्या है, ये कहीं कहीं डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं। ठीक, मतलब ये डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं, किसका डिस्टेंस करते हैं, तो ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस को मेजर करते हैं। याद रखिएगा, ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को, डिस्टेंस को मेजर करते हैं। ठीक, अब देखिए कुछ इसमें नोट्स लिखा हुआ है। हाँ, और ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। हाँ, की बात करें सूर्य और पृथ्वी के बीच में कितना दूरी है, तो 1 क्या लिखा 149.6 मिलियन। हाँ, ये बीपीएससी में आया अभी क्वेश्चन है, अगर आप चेक कीजिएगा तो चेक करिएगा, ये क्वेश्चन था। बाकी ये तीनों ने पूछा था। हाँ, लेकिन अक्सर की तो अब देख लिए किलोमीटर की बात करें तो 1 क्या लिखा 149 पॉइंट, खाली 1.4 149 लिखा और इनो 10⁻⁶ किलोमीटर। ठीक है, तो फिर लिखा 149.5, इतना मत पढ़िए। हाँ, बस इधर देखिए कि 149 × 10⁻⁹ मीटर में है। हाँ, और मिलीमीटर में 12 हो जाएगा। बस इतना याद रखिए। हाँ, ये तीनों क्वेश्चन है, 3 तरह से वहाँ पूछे, लेकिन ये एग्जाम में आ चुका है बीपीएससी में। इसे तो बस आ भी गया होगा, लेकिन ये तो आई है। अब हम लोग क्या टोटल में पढ़े, सौरमंडल पर 8 ग्रह होता है। अब थोड़ा 8 ग्रह को रैकअप में थोड़ा तेजी से हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी पढ़े हैं, लेकिन इसमें थोड़ा कुछ पार्ट को नया में कवर कर दिया हूं, ताकि ईजी होगा समझना। कैसे, बुध की ओर करिए। ये बुध का पहली बात देखिए, बुध में क्या है, ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, मतलब सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। बस बोले कि छोटा ग्रह कौन सा है, वो है बुध, खत्म। बल्कि सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है, छोटा भी है निकट भी है, वो होगा बुध। ठीक, बोले कि जो बुध है वो 88 दिनों में क्या करता है, वो सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, मतलब 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है आगे। और वो 49 दिनों में खुद अपने अक्ष में भी घूम जाता है, मतलब कि बुध का जो एक दिन होता है वो 49 दिन का होता है। याद रखिएगा,
इसके बाद बोले कि इसका कोई उपग्रह नहीं है, मतलब कि बुध का कोई उपग्रह नहीं है, यार बोले कि यहाँ जीवन संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल नहीं है, ठीक। बल्कि इसका तापमान की बात करें तो 610 डिग्री सेल्सियस है, हाँ, लेकिन बहुत अधिक तापमान है, लेकिन वहाँ तापमान रहता नहीं क्योंकि बहुत सारे गैसेज वहाँ नहीं है उपलब्ध है, इसलिए तापमान आता है और फिर चले जाते हैं। कृत्रिम उपग्रह बात करें तो कृत्रिम जो उपग्रह है जिसका नाम है मेरियर 10, हाँ, मेरिनर 10 जो है, जो बुध के बारे में चित्रों से पता चलता है कि उसकी सतह पर कई पर्वत और मैदान हैं। मतलब देखिए ये कभी पूछ लेंगे कि बुध के बारे में कौन सा ग्रह जो है, कौन सा सैटेलाइट है जो बुध का रिसर्च कर रहा है, तो वह है क्या लिखे मेरिनर 10, याद रहेगा। देखिए बुध और शुक्र के मध्य की दूरी की बात करें तो लगभग आपको 58 मिलियन किलोमीटर आ जाएगा। मतलब दूरी की बात करें बुध और सूर्य के बीच में वो 58 मिलियन किलोमीटर आएगा। मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। बुध को छोटा ग्रह बोले, हाँ, बुध का ये सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। ये 88 दिनों में मतलब अपना सूर्य का चक्कर लगाता है। ये 49 दिनों में खुद अपने अक्ष में घूम जाता है और इसका कोई उपग्रह नहीं है। हाँ, यहाँ जीवन संभव नहीं है। इसका तापमान 610 डिग्री सेल्सियस है। हाँ, यहाँ इसको बुध को कवर करने के लिए एक सैटेलाइट है जिसका नाम मेरिनर 10 है। हाँ, चित्र से पता चला है कि वहाँ पर्वत और मैदान भी है। हाँ, और ये इंपॉर्टेंट है। उसकी दूरी की बात करें बुध और सूर्य की तो वह लगभग 58 मिलियन किलोमीटर है। यह समझ आएगा, ये बढ़िया से पढ़ लीजिएगा आगे। चलिए और थोड़ा हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। एल्बिडो देखो अब यहाँ क्वेश्चन चेंज हुआ कि एल्बिडो चमक को दर्शाता है। मतलब कि बुध की बात करें तो बुध में आपको एल्बिडो की चमक को नजर भी आएगा। हाँ, कितना आएगा भी दिखा तो कि एल्बिडो क्वेश्चन आएगा। एल्बिडो क्या है तो वो चमक कहीं वो लाइट को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? वो चमक को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, एल्बिडो को दर्शाता है। हाँ, आगे आपको दिख रहा होगा। हाँ, तो देखो बुध अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है। हम लोग जानते हैं कि वो अधिक मात्रा में सूर्य का, क्योंकि सबसे नजदीक है, अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है। किंतु बुध का कोई एल्बिडो, मतलब कि एल्बिडो पृथ्वी की तुलना कम है। मतलब कि जितना वो ग्रहण करता है उतना वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता, इसीलिए एल्बिडो जो है पृथ्वी की बुध का जो कम है। बस क्वेश्चन आएगा कि एल्बिडो पृथ्वी कितना है तो वो कम है, पृथ्वी से कम है। हाँ, और उसकी चमक कम होती है। जैसे देखिए अब बुध का एल्बिडो बात करें, देखिए कितना है 0. याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। बुध का एल्बिडो कितना है 0.13 इतना, तो 138 इतना है। हाँ, उसके बाद ये एल्बिडो है। पृथ्वी का कितना है देखिए, हाँ 0.367 है इतना, मतलब कि पृथ्वी अधिक है। बस याद रहेगा बुध का एल्बिडो कितना है तो बुध का एल्बिडो मिलेगा 0.138, ठीक है। उसी तरह से पृथ्वी का 0.368। हाँ, उसके बाद बुध का व्यास की बात करें तो लगभग 3000 किलोमीटर उसका व्यास मिलेगा। यह था पूरा बुध के बारे में आपको पढ़ा दिया आपसे। हाँ, जब भी बोले कि एल्बिडो का वो चमक को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, तो बुध का जो एल्बिडो वो कम होता है, किससे? पृथ्वी से कम होता है। पृथ्वी कितना होता है 0.367, यह रहेगा। उसका व्यास कितना है 3000। आगे आप जरा शुक्र का पढ़ते हैं जिसे वीनस बोलते हैं। तो मैं शॉर्ट पढ़ाऊंगा। शुक्र को हम लोग जुड़वा ग्रह कहते हैं। क्या बोलते हैं? जुड़वा ग्रह बोलते हैं, जुड़वा बहन बोलते हैं, बातें की बात है, सिस्टर प्लानिट। हाँ, देखिए क्या बोला, देखो सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह, बस बोलेगा चमकीला ग्रह कौन सा है तो आपको होगा शुक्र, ठीक है। इसे हम लोग मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, हाँ इसे भी रहेगा। ये सब दोनों बहुत क्वेश्चन आगे जहाँ पूछ चुके हैं। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, सांझ का तारा, भोर का तारा, शुक्र है, ठीक। देखो सूर्य से दूरी की बात करें, ये कितना दूरी है, वह 108 मिलियन किलोमीटर है, ठीक। उसके बाद ये दूसरा सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। मतलब कि दूसरा सूर्य का सबसे निकटतम, पहला आपको बुध था, दूसरा सूर्य था, मतलब कि शुक्र था, ये रहेगा। देखो सूर्य के चारों ओर लगभग 255 दिनों में मतलब क्या करता है, यह सूर्य का चक्कर लगाता है। शुक्र जो है 255 दिनों में सूर्य का चक्कर लगाता है, ठीक। और अपने अक्ष में 243 दिनों में क्या करता है, वह खुद अक्ष में ही अपना अक्ष में घूम लेता है, ठीक। देखो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। मतलब कि देखिए ऐसे बुध सबसे नजदीक है तो बुध गर्म होना चाहिए, लेकिन बुध में कोई गैसेज नहीं है जिसके कारण वो गर्म नहीं है। अब शुक्र क्यों गर्म है? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा गैस है। क्या गैसेज? वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में है। देखिए सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? मतलब कि शुक्र है। इसका औसत तापमान 475 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है, औसत। मैं वो फिर से रिमाइंड कर देता हूँ ताकि ईजी होगा। हम लोग शुक्र पढ़ रहे थे, शुक्र को जुड़वा ग्रह कहते हैं। इसे चमकीला ग्रह भी के नाम से जानते हैं। हाँ, ये मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार ये इस के नाम से जानते हैं। इसका दूरी 108 मिलियन किलोमीटर है। ये दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है। ये सूर्य का चक्कर 255 दिनों में लगाता है और ये अपने अक्ष में 243 दिनों में घूम जाता है। हाँ, और बोला कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, हाँ बुध नहीं है। और इसका औसत तापमान 475 डिग्री सेल्सियस होता है। ये समझ आइएगा आगे। यहाँ देखिए, हाँ शुक्र ग्रह, हाँ देखिए बोले कि हाँ देखिए अब अभी हम शुक्र ही पढ़ रहे थे। हाँ देखो शुक्र, हाँ बल्कि शुक्र ग्रह पर वायुमंडल, बल्कि शुक्र ग्रह पर वायुमंडल है। हाँ, इसका 90% भाग जो है वो लगभग 9 किलोमीटर तक ही फैला हुआ है। मतलब कि सूर्यमंडल का जो वायुमंडल है वो 9 किलोमीटर तक ही फैला हुआ है। हाँ, और शुक्र पर क्या है तो शुक्र पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक मात्रा में है, मतलब कि अधिक है। इसके कारण क्या लगेगा? प्रेशर कुकर कंडीशन। मतलब कि कभी क्वेश्चन आएगा कि किस ग्रह को प्रेशर कुकर कंडीशन की घटना होती है, मतलब किस ग्रह में प्रेशर कुकर की कंडीशन की घटना होती है। तो वो होती है कहाँ पे? वो होता है किसमें?
वो होगा शुक्र में। याद रखिएगा। देखो जीवन की संभावना बोले कि यहाँ यहाँ देखो आपको, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा है तो यहाँ अभी जीवन सर्वाइव नहीं हो रहा। हाँ, तो यहाँ जीवन सर्वाइव कम है। तो देखो बुध के समान शुक्र पर कोई भी उपग्रह नहीं है, मतलब बोलेगा बुध और शुक्र पर कोई उपग्रह नहीं है। ठीक, बात करें मैगेलन स्पेसक्राफ्ट। हाँ, ये मैगेलन स्पेसक्राफ्ट है, ये शुक्र ग्रह पर क्या था, शुक्र ग्रह पर रिसर्च करने के लिए 89 में भेजा गया था। याद रखिएगा कि शुक्र का अध्ययन कौन सा ग्रह कर, मतलब कौन सा सैटेलाइट कर रहा है, तो वह मैगेलन स्पेसक्राफ्ट कर रहा है। याद रख लीजिएगा। आगे अब थोड़ा आते हैं अपना पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, पृथ्वी की बात करें तो सूर्य से दूरी के अनुसार ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, मतलब कि सूर्य से मतलब कि दूरी से, हाँ दूरी की बात करें ये तीसरा नंबर में ग्रह है, और आकार की बात करें तो ये पाँचवां सबसे बड़ा ग्रह है, आकार में पाँचवां और दूरी से तीसरा ग्रह है। ठीक, देखो शुक्र और मंगल के बीच में पृथ्वी है। क्या है, शुक्र और मंगल के बीच में पृथ्वी आपको मिल जाएगा। ठीक, और पृथ्वी का जो आकार है वो जियोड है। क्या है, पृथ्वी का आकार जो है वो आपको जियोड मिलेगा। पृथ्वी का आकार आपको क्या मिलेगा, वो आपको जियोड मिलेगा। ठीक, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री या ऐसे, मतलब 23.5 डिग्री ऐसे लिखे बात है क्या है, 23.5 डिग्री अक्ष पर झुके हुए हैं। क्या रहेगा, बात करें कि क्या लगेगा 1000 मील प्रति घंटे की गति से चक्कर लगाते हैं, मतलब जो पृथ्वी है वह 1000 मील प्रति सेकंड, मतलब कि मील प्रति सेकंड नहीं, मील प्रति घंटे की रफ्तार से वो क्या करते हैं, वो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक, बोला कि जो पृथ्वी है वह अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। ठीक, और इसका घूर्णन या क्या लिखा है, भू परिभ्रमण के कारण दिन रात होते हैं। मतलब क्वेश्चन आएगा इट पहले पढ़िए। मतलब कि दिन रात जो होती है, होने की जो घटना पृथ्वी में होती है वो किसके कारण होती है, तो वो घूर्णन के कारण होती है। क्या होती है, घूर्णन के कारण दिन रात की घटना होती है। आगे पढ़ते हैं, आपको दिख रहा होगा। बोला कि देखो पृथ्वी का क्या लिखा है, परिक्रमण गति 365 दिन की होती है। हाँ, परिक्रमण गति, ये परिक्रमण गति के कारण ही क्या होता है, मौसम का परिवर्तन होता है। क्वेश्चन खूब आते हैं कि मौसम का जो परिवर्तन होता है वो परिक्रमण गति के कारण होता है। हाँ, और यह मैं अभी पढ़ा दिया कि दिन रात की घटना कब होती है, घूर्णन के कारण होती है। याद रहेगा, आपको दिख रहा था, घूर्णन के कारण दिन रात की घटना होती है। हाँ, आगे बोले कि चंद्रमा। हाँ, हम लोग पढ़ रहे थे पृथ्वी का एक जो प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा। हाँ, तो चंद्रमा पृथ्वी के क्या लिखा, परिक्रमा पथ के चारों ओर चक्कर लगाता है, क्योंकि चंद्रमा खुद एक सैटेलाइट है। वह सैटेलाइट नहीं है। हाँ, ये देख लीजिएगा, चंद्रमा क्या लिखा, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर, सैटेलाइट क्या है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। बोले कि आगे बात करें तो देखिए, बोले कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य 2 बार विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ता है। मतलब 21 मार्च और 23 सितंबर को। हाँ, ये दोनों डेट याद रखिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य जो है 2 बार विषुवत रेखा पर क्या होता है, लंबवत पड़ता है, चमकता है। देखिए, हाँ, 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य क्या लिखा, विषुवत रेखा एवं कर्क रेखा के बीच रहता है। मैं इस पैटर्न मैं सेकंड पार्ट में क्लियर करूंगा, लेकिन देखिए ये डेट याद है, 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या है कि जो सूर्य है विषुवत रेखा या कर्क रेखा के बीच रहता है। बल्कि इसी समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, तो थोड़ा सा देखिएगा। इस तरह से पृथ्वी बना दिया जाए, ये हमको विषुवत रेखा होगा, इधर कर्क रेखा हो गया। हाँ, और इधर मकर रेखा हो गया। हाँ, तो बात करें 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच जो सूर्य होता है ये कर्क रेखा की ओर होता है, मतलब कर्क रेखा की ओर होता है। तो जिसके कारण होता है क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध, हमको पता है ये उत्तर, ये नीचे दक्षिण होता है। ये क्योंकि देखिए अब ये पृथ्वी है, यहाँ सन अगर अधिक रहेगा तो उत्तरी गोलार्ध में दिन होगा और नीचे रात होगा। हाँ, तो यही लिखा है कि 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य की विषुवत रेखा एवं कर्क रेखा के बीच रहता है। ठीक, बल्कि इसी समय उत्तरी गोलार्ध में दिन होगा और दक्षिणी गोलार्ध में क्या लिखा है, इसमें दिन मतलब देखिए क्या लिखा, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म होगा, ग्रीष्म मतलब कोई बोले गर्मी होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में शीत होगा। हाँ, याद रखिएगा। तो कब होता है गर्मी, तो 21 मार्च और 23 सितंबर तक। हाँ, आपको दिख रहा था। आगे उसी तरह से जस्ट उल्टा काम करेंगे। अब क्या होगा, अब जो पृथ्वी है मतलब कि जो सूरज होगा वो ये देखिए, ये पूरा विषुवत रेखा हो गया, एक बात के ये मकर रेखा हो गया। हाँ, अब पृथ्वी क्या होगा, इसमें लाइन में आएगा। हाँ, तो इधर आएगा तो इधर दिन होगा, ऊपर रात में होगा, मतलब कि इधर गर्मी होगा, ऊपर क्या होगा, ऊपर ठंडा होगा। तो देखो उत्तरी गोलार्ध, देखो उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें क्या लिखा, अधिक तिरछी पड़ती है। देखिए जब हम अभी ये पहले वाला ही बता रहा है, क्योंकि देखिए जब सन अगर यहाँ रहेगा तो इधर तो तिरछी, मतलब इतना तो कंप्लीट आएगा सीधा नहीं, इधर तिरछा पड़ता है। हाँ, ये तो याद रख लीजिएगा। अब आते दूसरा, फिर बोला कि देखो 23 सितंबर से, बल्कि 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य विषुवत रेखा से मकर रेखा, मतलब ये बता मकर रेखा अब नीचे क्या हो रहा है, मकर रेखा के बीच रहता है। तो इस समय दक्षिणी गोलार्ध, मतलब बोले दक्षिण नीचे गोलार्ध, ये फोटो दिख रहा है,
नीचे आएगा, हाँ नीचे आएगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में आएगा तो नीचे क्या होगा, नीचे होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा, हाँ, और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा, मतलब नीचे गर्मी होगा ऊपर ठंडा होगा, हाँ। तो बोले कि इसी समय सूर्य की किरणें का क्या होगा, देखो जिधर सूर्य रहेगा उधर सूर्य का जो रोशनी होगा सीधा पड़ेगा, और जिधर सूर्य नहीं होगा उधर तिरछा पड़ेगा, क्या पड़ेगा, तिरछा पड़ेगा। इसलिए लिखा है कि उत्तरी गोलार्ध में तिरछा पड़ेगा और दक्षिणी गोलार्ध में क्या पड़ेगा, सीधा पड़ेगा। ये आपको समझ गया? मैं ये पाक और भी डीलिंग कर दूंगा, ऐसे लेकर तो समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे देखिएगा, और बात करें, देखिए 21 जून को, हाँ 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सबसे लंबवत होता है। क्या बोलेगा, लंबवत चमकता है। मतलब क्वेश्चन आएगा कि किस तारीख को कि जो सूर्य है वो कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, 21 जून को, हाँ। और इस घटना को हम लोग बोलते हैं समर सोलेस्टिक। क्या बोलते हैं, समर सोलेस्टिक। मतलब क्वेश्चन आएगा समर सोलेस्टिक घटना कब होती है, वो 21 जून को होती है, बस इतना याद रख लीजिए। आगे बात करें, फिर होता है विंटर सोलेस्टिक। ये कब होती है, ये होता है 22 दिसंबर को। मतलब क्या होगा, 21 जून को सूर्य जो कर्क रेखा पर चमकता है, जब 21 जून को जब सूर्य जो कर्क रेखा पर चमकेगा तो उसे समर सोलेस्टिक, गर्मी हो रहा है, हाँ। और 22 दिसंबर को जब सूर्य मकर का चमकेगा तो उसे विंटर सोलेस्टिक कहते हैं। याद रह लेगा आगे। बल्कि देखो पृथ्वी पर विषुवत रेखा की परिधि जो है लगभग, देखिए कितना है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब कि 40,075 किलोमीटर है, मतलब कि विषुवत रेखा की परिधि है। बात करें पृथ्वी पर विषुवत रेखा की परिधि कितना है, 40,075, ठीक। उसलिए पृथ्वी का व्यास की बात करें, देखिए कितना है, 12,800 इतना किलोमीटर आएगा। लेकिन अब ये याद रख लिएगा क्योंकि ऑप्शन ये आज तक पूछा गया है कि पृथ्वी का व्यास कितना है, 12,756 किलोमीटर, हाँ ये भी किलोमीटर में ही था। देखो, हाँ देखो, पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन आएगा कि विषुवत रेखा पर अपकेंद्रीय बल कहाँ पे, पहले देखिए विषुवत रेखा, ये मैप बनाइए, ये बीच वाला विषुवत रेखा होता है, हाँ। अगर ऊपर आएगा तो इधर कर्क रेखा आपको नजर आएगा, मैं पढ़ाऊंगा सेकंड वाला पार्ट भी सब, और नीचे आएगा तो आपको मकर रेखा मिलेगा, हाँ। तो बात कर रहा है कि अपकेंद्रीय बल, हाँ बोले कि अपकेंद्रीय बल जो होगा आपको विषुवत रेखा पर, हाँ ये होगा विषुवत रेखा जो कर रहा है, हाँ ये होगा विषुवत रेखा, हाँ। बोले कि यहाँ पर अपकेंद्रीय बल सबसे अधिक होता है। बस आप याद रहे कि अपकेंद्रीय बल कहाँ पे सबसे अधिक होता है, तो विषुवत रेखा पर सर्वाधिक अपकेंद्रीय बल होता है, ठीक। और इसी कारण विषुवत रेखा किसी भी पिंड का भार सबसे कम होता है। मतलब कि जब यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब किसी चीज़ खींचने का तो यहाँ भार सबसे कम होगा। तो बोलेगा भार सबसे अधिक कहाँ होगा, ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में, याद रखिएगा कि क्वेश्चन था कि इसी कारण विषुवत रेखा पर किसी भी पिंड का भार सबसे कम होता है। मतलब क्वेश्चन आएगा कि किसी भी पिंड का जो भार होता है सबसे कम कहाँ होता है, तो बोलेगा विषुवत रेखा पर। क्यों, क्योंकि वहाँ पर अपकेंद्रीय बल सबसे अधिक होता है, ठीक। अब बोलेगा अब जो अपकेंद्रीय बल यहाँ क्या हुआ, सबसे कम हुआ, तो अधिक भी कहीं होना चाहिए, तो अधिक होगा ध्रुव पर, हाँ। मतलब कि ध्रुव पर कोई वस्तु है उसका भार सबसे अधिक होगा, हाँ याद रखिए। क्यों, क्योंकि वहाँ पे अपकेंद्रीय बल होगा, बस क्या होगा, यहाँ लिखा सबसे अधिक होगा तो वह सबसे कम होगा, याद रख लेगा। जब कोई वस्तु का कोई खींचने वाला बल नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे वजन जो होगा वस्तु का बढ़ जाएगा, याद रखिएगा, ठीक। बल्कि देखो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगभग की क्या, ये भी पीछे में आया होगा। देखो जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर, हाँ ये मैं लिख देता हूँ, बल्कि देखो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर क्या लिखा है, 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, या इसको कभी कभी ये 30 कहीं ये नहीं लिखा हुआ, ये आंसर में था, हाँ। क्या लिखा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर 29.8 किलोमीटर या 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से चक्कर लगाता है, ठीक, कि वैसे घूमता है, ठीक। पृथ्वी दिवस हम लोग 22 अप्रैल को मनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। और ये पहली बार कब मना है, तो 1970 को मना है, पहली बार हम लोग कब मना है, 1970 को पृथ्वी दिवस। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं मंगल के बारे में, पृथ्वी में खत्म कर चुके हैं, मंगल के बारे में, हाँ। देखो सूर्य, बोले देखो सूर्य की दूरी से बात करें, मंगल जो है सूर्य की दूरी से चौथा ग्रह है, ठीक। और इसका झुकाव देखते हैं 23 डिग्री, हाँ 23 डिग्री, हाँ 59 सेकेंड, हाँ देख लीजिएगा, पृथ्वी के समान है, मतलब कि इतने पृथ्वी के भी समान है, ठीक है। दूरी की बात करें, ये कितना दूरी है, तो देखिए करोड़ों में लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, हाँ तो 22 करोड़, हाँ 22 करोड़, हाँ मतलब कि 79 लाख, हाँ इतना लाख करोड़ में इतना आपको मिलेगा। बस ये ना कि इतना किलोमीटर, बस 22 देखिए इसको, 22,79,4 इतना। बात करें कि सूर्य की परिक्रमा लगभग, मंगल जो है सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में पूरा करता है, 687 दिन में। देखिए और मंगल जो है अपने अक्ष पर एक दिन, मतलब एक दिन जो मंगल अपने अक्ष में घूमने का काम एक दिन में करता है, या मतलब कि 24.6 घंटों में करता है, ठीक। देखिए मंगल ग्रह का जो सतह है वो लाल होने के कारण इसे लाल प्लैनेट कहते हैं, मंगल को रेड प्लैनेट के नाम से हम लोग जानते हैं, याद है। मंगल का 2 उपग्रह है, हाँ मंगल का 2 उपग्रह है, एक है फोबोस और दूसरा है डीमोस, हाँ डीमोस याद रखिएगा, फोबोस और डीमोस बहुत इंपॉर्टेंट है। डीमोस की बात करें, हाँ डीमोस जो है वो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, मतलब डीमोस जो है वो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है,
डीमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ठीक, अब बात करें निक्स ओलंपिया, ये कहाँ मिलेगा? ये क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि निक्स ओलंपिया वो कहाँ पे मिलता है? वो आपको मंगल ग्रह मार्क्स मिलेगा। निक्स ओलंपिया जो पर्वत है ये एवरेज से 3 गुना बड़ा है। कितना है? ये 3 एग्जाम में ये बोल के खाली याद रखिए कि नेक्स्ट ओलंपिया कहाँ पे पाया जाता है? वो मंगल ग्रह में, बस इतना बस इतने अड़ना है। यह मंगल ग्रह में पाया जाता है। ठीक, देखिए मंगल ग्रह के क्या लिखा? अन्वेषण के लिए भारत का प्रथम अभियान, भारत ने भी मंगल को रिसर्च करने के लिए भेजा, जिसको बोलते हैं मार्स ऑर्बिटर मिशन, मॉम बोलते हैं, या इसे हम लोग मंगलयान बोलते हैं। ये कब छोड़ा गया? तो 5 नवंबर 2013 को छोड़ा गया था, जिसका सैटेलाइट का नाम था PSLV-C25। हाँ, PSLV-C25 से भेजा गया था। और ये पहुंचा कब था? 24 सितंबर 2024 को पहुंचा था, मतलब 24 सितंबर 2014 को पहुंचा था। सॉरी, मैं इसके लिए गलत हूँ। तो 2014 को, ये इंपॉर्टेंट है कि 5 नवंबर 2013 को मंगलयान छोड़ा गया, पहुंचा कब? 24 सितंबर 2014 को। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आगे, अब थोड़ा बृहस्पति के बारे में पढ़ते हैं। ये दिख रहा है बृहस्पति। हाँ, बात करें बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। हम लोग जानते हैं बृहस्पति सौरमंडल सबसे बड़ा ग्रह। कितना बड़ा है? बयास देख लेते हैं, कितना होगा? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, हाँ लाख। देखिए 1 लाख, हाँ 1 लाख, 1 लाख, उसके बाद 82,800 किलोमीटर होगा। ठीक, घनत्व की बात करें तो 1.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यों, ये घनत्व। सर्वाधिक तेज घूमने वाला ग्रह है, बोलेगा सर्वाधिक सौरमंडल सबसे तेज घूमने वाला ग्रह क्या है? बृहस्पति है। ठीक, सूर्य की परिक्रमा करने में सूर्य क्या है? सूर्य की परिक्रमा करने में 11 साल 11 महीने इसको लगते हैं, लगभग ये 12 वर्ष लगते हैं। ठीक, उपग्रह की बात करें, इसमें से बृहस्पति में कुछ उपग्रह हैं, जैसे कि 10 हो गया, यूरोपा हो गया, गैनीमीड हो गया, इसको बढ़िया से पकड़ेगा, गैनीमीड हो गया, उसके बाद है कैलिस्टो हो गया। ये सब क्या है? ये उपग्रह का नाम है। बात करें बृहस्पति की जो खोज हुआ था 1610 ईस्वी में किया था, गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो के द्वारा किया गया था। हाँ, गैलीलियो किया था, जिसे हम लोग इसको बोलते हैं ये और इसी को अलग नाम से हम लोग बोलते हैं मिनिएचर सोलर सिस्टम। मतलब बात करें लघु या सौर तंत्र, मतलब ऐसे ये अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि मिनिएचर सोलर सिस्टम किस ग्रह को कहा जाता है, मतलब किसे कहा जाता है मिनिएचर सोलर सिस्टम? तो वो हम लोग बृहस्पति को कहा जाता है। याद रखिएगा। उसके बाद गैनीमीड जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। हम लोग छोटा ग्रह ही पढ़े थे, और क्या था छोटा ग्रह? हम लोग मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। छोटा ग्रह हम लोग पढ़े थे मंगल का था ना, ये क्या था? डीमोस। हाँ, डीमोस जो था वह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह था। हाँ, सबसे बड़ा ग्रह बोल रहे हैं, सबसे छोटा उपग्रह था। गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा क्या था? उपग्रह था। याद रखिएगा। उसके बाद देखो वायुमंडलीय दाब पृथ्वी की तुलना में क्या लिखा? बहुत अधिक है, मतलब कि बृहस्पति का जो वायुमंडलीय दाब है वो काफ़ी अधिक है। ठीक, बोले कि यह तारा और ग्रह दोनों को गुण को दर्शाता है, मतलब कि बृहस्पति इतना बड़ा है कि वह करीबन स्टार और तारे और दोनों का गुण को दर्शाने लगता है, जिसके कारण हाँ ये तीव्र घूमने के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, और जिसके कारण ये जब घूमता है तो उसके पास स्वयं एक रेडियो ऊर्जा हो जाती है। इसीलिए मतलब कि कहीं कभी इसको मतलब कि एक तारा की दर्जा देने की सोचती है, लेकिन क्यों? लेकिन याद रहेगा कि जो बृहस्पति है वह एक ग्रह है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सी बात है। ये पूरा खत्म हो गया था। मैं अब दूसरा पार्ट को मैं कवर करूँगा। हाँ, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।